हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है, हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमने करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर में काफ़ी कुछ कवर कर लिया, जिसमें हमने हमारे डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, हमने गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पोर्टल, स्पोर्ट्स रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट बारी आती है, ये आती है इंडेक्सेस एंड कमिटीज़ के बारे में। इंडेक्सेस एंड कमिटीज़, इंडेक्सेस मतलब क्या, आपको पता है काफ़ी सारे हमारे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट पे कौन रहा, लास्ट पे कौन रहा है, इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो ये बताता है कि एक कंट्री में कितनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है, कितनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है एक कंट्री में, कितने जो यूथ है वो इनोवेशन की तरफ ज़्यादा डायरेक्टेड है। तो इंडिया की रैंक इसमें क्या है, 40th। हमारी रैंक कितनी है, 40। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है, ये इंडिया में रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, इंडिया में रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया भी देखा होगा, उसमें हमारे नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, तो हमारी जो यूथ है उसमें इनोवेशन की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, एबिलिटी बढ़ रही है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग और सुधर रही है। तो इंडिया की रैंक इसमें क्या है, 40। फर्स्ट रैंक पे कौन रहा, स्विट्जरलैंड रहा हमारा, और उसके बाद हमारे US, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स रहे। इनके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, फर्स्ट और इंडिया से ही क्वेश्चन आता है कि इंडिया की रैंक कौन सी रही और इस इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन रहा, या ये इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश कर रखा है। यही 3 क्वेश्चन आते हैं, कौन से, कि किसने पब्लिश किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। दूसरा आता है इंडिया की रैंक, इंडियाज रैंक, और तीसरा आता है हमारा क्या, टॉप परफॉर्मर कौन रहा, टॉप पे हमारा कौन रहा, कौन सी कंट्री रही हमारी टॉप पे। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 40th, फर्स्ट रैंक रही स्विट्जरलैंड की, और उसके बाद ये कौन पब्लिश करता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WIPO करता है। और इस बार की थीम जो थी, थीम से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, कि हमारा जो इनोवेशन ड्रिवन यूथ है, जो हमारी ग्रोथ है, इसका फ्यूचर क्या रह सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब इसको कौन रिलीज करता है, अगेन UNDP, यहाँ पे लिखा है UNDP, मतलब UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो UNDP हमने बात कर ली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132 रही आउट ऑफ 191 कंट्रीज। अगेन ये याद करने की जरूरत नहीं कितनी कंट्रीज से रही, इंडिया की रैंक 132 रही, ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा, अगेन हमारा स्विट्जरलैंड रहा, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। अब बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात यह है कि एक कंट्री में एक ह्यूमन को कितनी ज़्यादा फ्रीडम है एक चीज़ से रिलेटेड, यानी वो कितना अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है, या फिर कितना स्कूल जा रहा है, उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, इन सब चीज़ों से मिला के एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है, जिसको हमारा UNDP फॉर्म करता है। और इसमें जो बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे 4 पैरामीटर्स होते हैं। ये CAPF का क्वेश्चन बन चुका है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स रहते हैं या पैरामीटर्स रहते हैं। तो सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो यानी जब बर्थ होता है किसी का भी, तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कि मतलब पैदा होते ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, या फिर काफ़ी अच्छा रेशियो है, बहुत कम बच्चे मर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ एक ये रहता है। एक दूसरा रहता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि एक बच्चा कितने एवरेज टाइम तक स्कूल जाता है। तीसरा है हमारा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि एक बच्चा कितने साल तक स्कूल जाता है। और फिर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन में ग्रॉस नेशनल इनकम क्या रहती है। तो ये 4 पैरामीटर्स रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिसाइड होता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, किसने लॉन्च किया है, UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया की रैंक 132 रही और फर्स्ट प्लेस स्विट्जरलैंड को मिली, और फिर उसके बाद फॉलोड बाय नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ये याद नहीं रखना है। और उसके बाद हमारे 4 पैरामीटर्स या 4 इंडिकेटर्स कौन से हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये थी हमारे इंडेक्सेस की बात।
अब हम कमिटीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं, ठीक है। कमिटीज़, जैसे कि आपको पता है, हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इश्यूज लगातार न्यूज़ में रहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या करती है गवर्नमेंट, क्या है कि एक कमिटी डेडिकेटेडली उसी इशू को समझने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए बना देती है। तो इस बार सितंबर मंथ के अंदर काफ़ी सारी नई कमिटीज़ बनाई गई थी। तो सबसे पहले आता है हमारा कीर्ति पारिक कमेटी। कीर्ति पारिक जो है, इन्होंने हेड करी थी कमेटी। ये किसने बनाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये बनाई थी। तो क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं कि किसने बनाई, कौन सी कमेटी थी और उस कमेटी का काम क्या था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक कमेटी बनाई जिसको हेड किया कीर्ति पारिक। तो कीर्ति पारिक कमेटी भी बोल सकते हैं, जिसने रिव्यू करना था करंट गैस प्राइसिंग फार्मूला। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी जो नेचुरल गैसेस वगैरह रहती हैं, उनका एक कि ये कितने रुपए में बिकेंगी या कितना मार्जिन होना चाहिए प्रॉफिट का, या हमें कंज्यूमर को, जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको कितना हमें छूट देनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड गैस प्राइसिंग फार्मूला से रिलेटेड हमने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक कमेटी बनाई जिसको हेड किया कीर्ति पारिक ने। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का एक ही चीज़ है, आपको वहाँ पे बस सही टिक करना है। आपको नाम याद नहीं रखना, आपको किसी भी चीज़ को ध्यान मतलब एकदम मुंह जुबानी याद नहीं रखना, आपको वहाँ पे बस पैटर्न ढूंढना आना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम पी से, इसने क्या किया? कीर्ति पारिक कमेटी थी पी से, फिर गैस प्राइसिंग फार्मूला पी। तो आपको इस हिसाब से चीज़ें लिंक करके याद रख के वहाँ पे सही आंसर टिक करना है बस। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ने एक बनाई कमेटी जिसको हेड किया मिनिस्टर सुरेश प्रभाकर प्रभु ने, ठीक है। और इसका काम था ड्राफ्टिंग न्यू नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब आपको पता होगा कि रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ था, अभी ये 2023 चल रहा है, लास्ट ईयर 2022 था हमारा, तो वहाँ पे एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके, ये नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी। तो ये मिनिस्ट्री एक्चुअल में काम कैसे करेगी, इसका ड्राफ्ट कैसे रहेगा? जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसमें भी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा सब चीज़ें लीड करी थी। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है उसका हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट कैसे ड्राफ्ट करेंगे, तो ये काम किसको सौंपा? मिनिस्टर सुरेश प्रभाकर को, और ये गवर्नमेंट ने बनाई कमेटी। जस्ट वेट। ओके, कहाँ गया? ओके, तो हम यहाँ पे थे। तो इसको याद रखने का हम कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखने का इसका एक ही तरीका है कि बोलो, सारे मिलके बोलो मेरे साथ कि हे प्रभु कॉर्पोरेशन कीजिए और हमारा एनडीए निकाल दीजिए। ठीक है, तो साथ मिलके बोलो, हे प्रभु कॉर्पोरेशन कीजिए और हमारा एनडीए निकाल दीजिए। तो जो हमारी प्रभाकर प्रभु कमेटी है वो कॉर्पोरेशन करेगी, ठीक है, यानी वो ड्राफ्ट करेगी न्यू नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी। ओके, ये होगी बात। अब इसके बाद आती है एक नई कमेटी, एम दामोदरन। ठीक है, एक नई कमेटी आती है हमारी एम दामोदरन। एम दामोदरन कमेटी किससे रिलेटेड है? ये भी किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये किससे रिलेटेड है? स्केलिंग अप वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार आप नाम देख लीजिए, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसका बस यही मतलब है कि एक एम दामोदरन जो हेड कर रहे हैं कमेटी, इनका ये काम है उस कमेटी में कि जो कमेटी है वो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा बढ़ाए। सिंपल से ये काम है, ठीक है। ये थोड़ा सा फैंसी टर्म लिख के दे दिए, तो आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार पढ़ लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद आती है एक वीके पॉल कमेटी। वीके पॉल कमेटी जो अगेन गवर्नमेंट ने बनाई है, ये किससे रिलेटेड है? इश्यू ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर आपको पता है तो इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी बोला जाता है। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड्स फार्मेसी।
फार्मेसी मतलब क्या होता है कि जहाँ से आप दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं, जेनरिक मेडिसिन। ओके, तो इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी बोला जाता है। कोविड के टाइम में आपको पता होगा कि यहाँ यूएसए वगैरह ने भी हमसे मेडिसिन के ऑर्डर लिए थे। HCQ मेडिसिन याद होगी, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन, ठीक है, जो मलेरिया ठीक करने के काम आती है। उस टाइम यूएसए जब कोविड चल रहा था, फर्स्ट वेव थी, तो यूएसए ने बोला था मैं HCQ मेडिसिन दे दो, तो फिर हमने बहुत ही अच्छे से दे दी थी उनको, ठीक है। तो ये है इसी जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें जो इश्यूज चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए वीके पॉल कमेटी बनाई गई, ठीक है। अब इसी से एक रिलेटेड आती है वाईके गुप्ता कमेटी। ये किससे रिलेटेड है? अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको ये याद होगा कि रिसेंटली क्या हुआ था कि गाम्बिया एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है। गाम्बिया एक अफ्रीकन नेशन है, तो उसमें हमने कुछ कप सिरप भेजी थी, ठीक है। गाम्बिया देश में हमने कुछ कप सिरप भेजी थी, जिससे क्या हुआ, कुछ वहाँ पे बच्चे थे उनकी डेथ हो गई। तो उसी से रिलेटेड वाईके गुप्ता कमेटी बनाई गई। गाम्बिया और नाम्बिया में कंफ्यूज मत होना, गाम्बिया भी एक अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है, लेकिन ये नाम्बिया से डिफरेंट है। नाम्बिया हमारा क्या था, जहाँ से हमने चीते मंगाए थे, ठीक है। चीते कहाँ से मंगाए थे? नाम्बिया से मंगाए थे। कहाँ पे रखे हमने? कोनो नेशनल पार्क में रखे। और हम नेक्स्ट कब किससे मंगा रहे हैं? साउथ अफ्रीका से मंगा रहे हैं, तो वो अलग है। नाम्बिया और गाम्बिया में कंफ्यूज मत होना। गाम्बिया में रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी, उससे रिलेटेड कफ सिरप हमने भेजी थी, तो उससे रिलेटेड वाईके गुप्ता कमेटी बनाई गई। तो ये कुछ कमिटीज़ थी जो काफ़ी न्यूज़ में थी उस टाइम। तो इन कमिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? जो कमिटी है उसको हेड किसने किया, उसको कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया और उसका काम क्या था? यही 3 चीज़ें आती हैं कमिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अब हम करंट अफेयर्स बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। आपको पता है कि एक टाइम में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे फीफा का गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है, गोल्डन बॉल होता है, फिर गोल्डन फुटबॉल होता है, तो वैसे ही करके बहुत सारे अवार्ड होते हैं। तो वैसे ही जो हमारे सितंबर मंथ में काफ़ी सारे अवार्ड जो न्यूज़ में थे वो कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, ठीक है। 2020 इसीलिए लिखा है क्योंकि उस टाइम ध्यान नहीं था, कोविड आ गया था, तो वो अब दे रहे हैं। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपने सबसे पहली, अगर आपको पता है तो सबसे पहली जो इंडियन फिल्म थी, साइलेंट फिल्म जिसको मूक फिल्म भी बोलते हैं हिंदी में, वो कौन थी? हमारी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के जो डायरेक्टर थे वो हमारे दादा साहब फाल्के थे। और उसके बाद एक और चीज़ें आपको ट्रिविया इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके साथ। जो हमारी फर्स्ट पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी, ठीक है, और उसके डायरेक्टर ईरानी थे। लेकिन जो दादा साहिब है वो हमारे हरिश्चंद्र, राजा हरीश चंद्र के डायरेक्टर थे। तो इन्हीं के नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड बना है। और दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। और ये इस बार किसको मिला है? ये मिला है आशा पारिक को, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? आशा पारिक को। और ये किस में? हाईएस्ट फील्ड या हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा में दिया जाता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम इसके बाद हमारा आता है लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लता मंगेशकर अवार्ड किस लिए दिया जाएगा? म्यूजिक के लिए, ठीक है, म्यूजिक के लिए दिया जाएगा। और लता मंगेशकर अवार्ड 2021 का किसको दिया है? कुमार सानू को दिया है। 2019 का शैलेंद्र सिंह को दिया था। 2020 का आनंद मिलिंद को दिया था, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, आपको पता होगा कोविड के टाइम में एक हमारी हेल्थ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी थी, हमारी कहाँ की?
केरला की हेल्थ मिनिस्टर थी के शैलजा, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था किसको, कोविड-19 को। और कोविड-19 के जस्ट बाद ही निपा वायरस का भी आउटब्रेक आया था केरला में, तो उसको भी इन्होंने मैनेज बहुत अच्छे से किया, मतलब फैलने नहीं दिया, कंटेमिनेटेड रखा, प्रॉपर वैक्सीन्स का सर्कुलेशन रखा, तो इसीलिए इनको क्या मिल रहा था, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल रहा था, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल रहा था। पर इन्होंने रिजेक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि ये बस मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, इसके साथ मेरे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो वर्कर्स काम में थे, वो सब ने मिलके ये काम किया है, जिससे हमारा कोविड और निपा का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा केरला में नहीं बढ़ा, तो इसीलिए इन्होंने ये रिजेक्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो जाएगा कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रिजेक्टेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड, ओके। तो उसमें आपका आंसर होगा के शैलजा। अब इसमें हम बात करते हैं 2022 के रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है। यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं, कंबोडिया, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, इन 4 देशों के सिटीजन्स को मिल रखा है अवार्ड। क्योंकि इंडिया के लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते, प्लस ये 4 हैं तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर इंडिया का होता तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता, यूपीएससी में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन एक बार आप देख लीजिए, क्या पता यूपीएससी है, कुछ भी दिमाग में आ जाए उसके और उसने बना दिया कुछ क्वेश्चन, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये, लेकिन ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रिजेक्टेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो हमारा आंसर होगा के शैलजा। ये है रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे कौन थे, थोड़ा मैं बता देता हूँ। फिलीपींस के ये पुराने टाइम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फिलीपींस आपको पता होगा एक एशियन नेशन है, तो उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्हीं के सम्मान में, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड वगैरह वगैरह होते हैं इंडिया में, उन्हीं के सम्मान में हमारा रमन मैग्सेसे अवार्ड बनाया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 2023 के ब्रेक थ्रू प्राइज मिल रखे हैं और इनको ऑस्कर ऑफ साइंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये है, और ये किस किस की फील्ड में मिलते हैं, मैथमेटिक्स की फील्ड में मिलते हैं, फंडामेंटल फिजिक्स की फील्ड में मिलते हैं और लाइफ साइंसेस के फील्ड में मिलते हैं। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको मिल रखा है। अगेन, अगर कहीं पे भी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस घट जाती है। तो क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी लोगों की ज़्यादा हो गई कि बहुत सारे लोगों को मिल गया, तो इसमें अब आने के इतने चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगेन यूपीएससी है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ब्रेक थ्रू प्राइज को ऑस्कर ऑफ साइंस पे भी बोलते हैं। मैथ्स में इसको डेनियल स्पिलमैन को मिला है, फिजिक्स में चार्ल्स बेनेट, डेविड पीटर शोर, गिल्स ब्रेसार्ड, इनको मिला है। और लाइफ साइंसेस में क्लिफर्ड को मिला है, ठीक है। और ये किस किस चीज़ के रिलेटेड मिल रखा है, ये आप पॉज करके वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एमी अवार्ड्स। एमी अवार्ड्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है। पहले तो जैसे आपको पता होगा, हमारे आईफा वगैरह दुनिया भर के अवार्ड होते हैं और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि मतलब सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी, उसके बाद सबसे अच्छा एक्टर कौन सा था, फिर एक्ट्रेस कौन सी अच्छी थी, सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन सा अच्छा था, फिर प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह करके बहुत सारी लंबी लिस्ट रहती है, ठीक है। तो हमें ना बहुत सारी लंबी लिस्ट ऐड करने को, मैं यहाँ पे बहुत सारी लंबी लिस्ट ऐड कर लेता, लेकिन फिर अगेन आपको याद करने में मुश्किल होती और जो चीज़ें याद नहीं होती उसको पढ़ के फ़ायदा नहीं है। तो उतना ही पढ़िए जितना याद भी हो सके और जिसके चांसेस भी ज़्यादा हों एग्ज़ाम में आने के। तो एमी अवार्ड्स हुए थे रिसेंटली कंडक्ट, तो इसमें बस बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको मिली थी, द फर्स्ट वेव, ठीक है। ये एक मूवी है जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली थी। फिर लीड एक्टर को ड्रामा सीरीज में, मतलब ये एक कैटेगरी है, आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज, इतना बड़ा नाम है, ठीक है, कैटेगरी का। तो ये किसको मिला था, ली जुंग जई, ठीक है, नाम अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ली जुंग जई है। ये स्क्विड गेम्स आपने सबने तो देखा ही होगा, आई गेस, मैंने नहीं देखा पर, ठीक है। स्क्विड गेम्स है हमारा, नेटफ्लिक्स में सीरीज आई थी, तो उसमें कोई एक्टर हैं, मेरे को नहीं पता कैसे दिखते हैं। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज, ये एक सीरीज है, ये भी शायद नेटफ्लिक्स का ही है, यूफोरिया, उसमें जिंदया एक कोई फॉरेन एक्ट्रेस है, उनको मिला है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन थी, लीड एक्टर में किसको मिला और हमारा लीड एक्ट्रेस में किसको मिला और कौन सी मूवी या फिल्म के लिए मिला।
उसके बाद एक एमी अवार्ड की एक और कैटेगरी थी क्रिएटिव आर्ट्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े पर्सन जो थे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे, मतलब जो बराक ओबामा है वो हमारे बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन पर्सन बोल लो वो है, तो इसीलिए क्रिएटिव आर्ट्स की कैटेगरी में एमी अवार्ड बराक ओबामा को मिला। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे नरेटर थे। एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी वो ग्रेट नेशनल पार्क, मतलब एक सीरीज बनाई थी, उसमें पीछे से जो बैकग्राउंड वॉइस होती है वो बराक ओबामा ने दी थी, और इसीलिए उनको क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स की क्रिएटिव आर्ट्स कैटेगरी के अंदर उनको अवार्ड मिला है। उसके बाद बात करते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के क्यों हैं? आपने सबने गाना सुना होगा नाटू नाटू नाटू, ठीक है, तो उसके सॉन्ग के लिए उनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, और पहली वो ऐसी इंडियन फिल्म है जिसको अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब में। वहाँ पे भी गोल्डन ग्लोब में जो सबसे टॉप मूवी थी वो थी द फेबलमैन्स, और हमारे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जो सबसे टॉप की मूवी है द फेबलमैन्स। तो नाम याद रखना, कहीं पे भी अगर द फेबलमैन्स गलती से आंसर दिख गया, ठीक है, तो ऑप्शन दिख गया तो टिक कर देना, अगर वहाँ पे RRR नहीं आ रखा है, RRR, ठीक है। तो ये किसने बनाई थी? स्टीवन स्पिलबर्ग्स ने इसको बनाया है। ओके, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया में सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं। सिविलियन अवार्ड्स हमारे बेसिकली 4 होते हैं। पद्मा अवार्ड्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सबसे पहला जो रहता है वो हमारा रहता है भारत रत्न, भारत रत्न। फिर दूसरा रहता है हमारा पद्म विभूषण, तीसरा रहता है हमारा पद्म भूषण, और हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फोर्थ रहता है पद्मश्री, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में जो हमारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो ये रहते हैं हमारे। ओके, तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। भारत रत्न सबसे हाईएस्ट हो गया, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये हमारे 4 हाईएस्ट डेकोरेटेड सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। तो वैसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। वैसे ही सिमिलरली फ्रांस की गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अब देखो ये नाम अजीब सा है, लीजेंड डी ऑनर बोलूंगा मैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम है, याद तो करना नहीं है किसी भी हालत में, और होगा भी नहीं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है नाम याद करने का। बस ये याद रखना कि फ्रांस की गवर्नमेंट का एक हाईएस्ट ऑनर है, वो अभी एक इंडियन को मिला है। तो वो इंडियन कौन है? तो वो है स्वाति पिरामल, ठीक है। तो इनको मिला है फ्रांस की गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद नीचे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड, यानी ऐसे जर्नलिस्ट को मिलता है गोल्डन पेन, मतलब उनकी बहुत ही कलम बहुत अच्छी है, गोल्डन पेन है, जो अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं, जो अच्छे अच्छे एडिटोरियल लिखते हैं, उनको मिला है गेजेटा, ठीक है, उनको मिला है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड। उसके बाद आते हैं हमारे आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड। आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड ये किसको मिला है? आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड पहली बात किस चीज़ के लिए मिलता है? ये मिलता है कि किस स्टेट ने, ये इंडिया में ही मिलता है, किस स्टेट ने सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है, सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJ, ठीक है। तो किस स्टेट ने सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? वो था हमारा आंध्र प्रदेश। जो इसमें क्वेश्चन आएगा यही आएगा कि आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा हमारा? वो होगा आंध्र प्रदेश। तो इसी के साथ हमारे अभी के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। बाकी हमारे कुछ और नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ग्लोबल न्यूज़ हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, वो हमारे नेक्स्ट में आते रहेंगे। टिल देन, जय हिंद।